नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, ठीक ना। तो आज बातें हम सब करेंगे मराठा साम्राज्य एवं शिवाजी। आप सबको पता है कि मुगलों के नाक में दम करने वाला यदि कोई था तो वह वे मराठे ही थे। और मुगल काल में यदि हिंदू साम्राज्य कहीं स्थापित सही तरीके से हुआ तो वह जो है मराठों का उदय और महाराष्ट्र में हुआ। इसके पीछे कहीं न कहीं जिस तरह से मुगलिया लोग जो थे मुगल बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण किए, वैसे ही मराठा सरदारों के द्वारा, जिसमें शिवाजी और आपको जो था कि बाजीराव के द्वारा जो है ये उपाधियाँ हिंदू पद पातशाह जैसी उपाधियों को विकसित किया गया। हिंदू पद पातशाह के तात्पर्य यहाँ पर ये था कि हिंदू राष्ट्रों के साथ हम लोग व्यवहार सही तरीके से करेंगे। और इसी पद पातशाही के तहत ही आपको देखते हैं कि पेशवा बाजीराव छत्रसाल के साथ संबंध बड़े मधुर रखता है। तो ये कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम सब जो है सही तरीके से आइए पढ़ते हैं और मैं इस पेशवाओं के इतिहास को जानते हैं। चूँकि शिवाजी जो थे ये अंतिम हिंदू शासक भी कहे जाते हैं। कई जगहों पे अंतिम हिंदू स्वराष्ट्र का सूर्य जो था वो कौन थे? शिवाजी थे। ठीक, चलिए आइए आगे हम सब देखते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। चलिए, ये पहला ही आया, बशिन की संधि 1902 ईस्वी में के विषय में इतिहासकारों ने कहा। क्या कहा भैया इतिहासकारों ने? इतिहासकारों ने आपको कहा कि अंग्रेजों ने यह संधि शून्य के साथ की थी। ये कौन था? शून्य के साथ किसके समय में अंग्रेजों ने की थी? तो अंग्रेजों, ये शून्य कौन था? तो ये शून्य आपको बाजीराव द्वितीय थे। खासकर ये आपको जो है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इस समय चल रहा होता है। और आप देखते हो कि लॉर्ड वेलेस्ली एवं बाजीराव द्वितीय बाजीराव वर्सेस लॉर्ड वेलेस्ली, यही आपको सहायक संधि जो है ये रहती है। और इसे हम बसिन की संधि के नाम से जानते हैं। इसमें बिल्कुल पूरी तरह से मराठों को कुचल दिया जाने का व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आइए। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। ये बात सही। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव के भांति कार्य कर रहे थे। तो इस प्रश्न का आंसर बड़ा ही टिपिकल है। टिपिकल ये है कि क्या ये 8 मंत्री सचिव की भांति काम करते थे या शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से भी जाना जाता है। अब कथन कराए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तब आप इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? तो इस प्रश्न का जवाब यही होगा कि शिवाजी के दरबार में 8 मंत्री निवास करते थे। 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं और शिवाजी इन्हीं के सहायता से अपने साम्राज्य का शासन व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाते थे। तो यहाँ बात किसकी हुई? बात आपको हुई
और 8 मंत्री सचिव की भांति काम करते थे। तो बिल्कुल काम करते थे। तो इस तरह ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है यानी कारण कथन के सही व्याख्या कर रहा है। ठीक ना, कारण जो है कथन के सही व्याख्या किया। नेक्स्ट देख भाई, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित आपको करना है। 1 और 2 का सम्मिलन करना है। अब ये क्या है, तो एक तरफ सूची 1 में क्या क्या दिया है भाई, 1627 में ये क्या हुआ था, तो शिवाजी का शिवनेर के दुर्ग में जन्म हुआ था। आपको 1659 ईस्वी में ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1659 में आपको क्या हुआ था, तो शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के किले से भागने में सफल हो गए थे। अब एक बचा, तो 1674 में राज्याभिषेक जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने आपको जो है कि आपको किसकी उपाधि, तो छत्रसाल के उपाधि शिवाजी के द्वारा धारण किया जाता है। शिवाजी को राजा के उपाधि, ठीक ना, यानी राजा के उपाधि किसने प्रदान की, तो जो शिवाजी से सबसे ज़्यादा भयभीत होगा, ये आपको औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि बाद में दी जाती है। लेकिन औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा, क्या कहता था, पहाड़ी चूहा भी कहा करता था। औरंगजेब जो था शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा करता था, पहाड़ी चूहा कहा। ठीक, एक बात ये भी बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ चूंकि क्यों कहा, तो शिवाजी के द्वारा यहीं पे शिवाजी द्वारा गोरिल्ला युद्ध पद्धति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया गया। ये आपको बातें। नेक्स्ट देखिए, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली आपको जो है, वैसे भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, तो भारत का मैकियावेली मैकियावेली किसे कहते हैं, तब बताइएगा कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं, या कौटिल्य को, किसी कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। और मैकियावेली कौन था, तो ये एक आधुनिक विश्व का आपको जो है कि राज दर्शन को देने वाला व्यक्ति था। अब ये आपको पेशवाओं का मैकियावेली किसे कहते हैं पूछा है, तो नाना फडणवीस को, नाना फडणवीस को पेशवाओं का मैकियावेली कहा जाता है। 1770 ईस्वी में दिल्ली के गद्दे पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्व्यवस्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था, यानी 1770। ये आपको बात कर रहा है महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, मल्हार राव होलकर या रघुनाथ राव। ये आपको प्रश्न जो है, इस प्रश्न में बहुत दमखम है। ये आपको दिल्ली के गद्दी पर शाह आलम को बैठाने में किसने मदद की, तो अब चूंकि महादजी सिंधिया जो थे, उस समय महादजी सिंधिया के सहयोग से ही शाह आलम द्वितीय
ये आपको गद्दी पर बैठता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा मराठा साम्राज्य का बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो थे ये आपको अंतिम मराठा माने जाते हैं। कौन? बाजीराव द्वितीय ये अंतिम मराठा सरदार माने जाते हैं। नेक्स्ट, पेशवाओं के उत्थानोपरांत मराठा राजतंत्र पेशवा के सचिवालय हुजूर दफ्तर से संचालित होता था। ये हुजूर दफ्तर कहाँ था? तो ये हुजूर दफ्तर आपको कहाँ था? तो हुजूर दफ्तर पुणे में स्थित था। हाँ, पुणे में स्थित था। नेक्स्ट, मराठा मंडल या परिसंघ मराठा सेनानायकों के बीच मराठा का विभाजन की नींव किसने डाली थी? साहू जी ने, बाजीराव द्वितीय ने, बाजीराव प्रथम ने या राजा राम के द्वारा डाली गई थी? तो इसमें आपको जो है ये मराठा मंडल या परिसंघ मराठा सेनानायकों के बीच मराठा साम्राज्य का विभाजन की नींव ये किसके समय में? तो साहू जी के समय में यह आपको डाला गया था। किसके समय में? तो साहू जी के समय में। अब साहू जी कौन थे? साहू जी संभाजी के पुत्र थे, ठीक ना। और साहू जी आपको जो है कि 1708 से लेकर और 1744-45 ईस्वी तक ये आपको मराठा के गद्दे पर बैठे और इनके समय में 3 पेशवाओं ने शासन किया। इन्हीं के द्वारा 1708 ईस्वी में सेना कार्ते के पद का सृजन किया गया। साथ ही साथ इन्हीं के द्वारा आपको जो है कि पेशवा 1713 ईस्वी में पेशवा के पद का सृजन किया जाता है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो था ये आपको कर्नाटक के सालेहेर के जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध या कोंडाना का अधिकार। तो अंतिम शिवाजी का अभियान जो था यह आपको कर्नाटक अभियान था और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद संभाजी गद्दी पर बैठते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच 1716 ईस्वी के संधि से संबंधित है? यानी 1716 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ये आपको प्रथम पेशवा भी है, ठीक ना, प्रथम पेशवा। अब कह क्या रहा है? स्वतंत्र क्षेत्र पर राजस्व अधिकार की मान्यता या दक्कन के 6 मुगल सूबों में चौथ और सर देशमुखी वसूलने का अधिकार मराठों को मिला या आपको मराठों द्वारा मुगलों के सहायता हेतु 1500 सैनिकों की तैनाती की गई। तो इस प्रश्न के आपको जवाब में जो है कि स्वतंत्र स्वराज्य क्षेत्र पर राजस्व का अधिकार देने की बात जो था सैयद बंधुओं के द्वारा किया गया। ये सैयद बंधु कोई और नहीं थे, ये सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना आपको। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट, दक्कन के 6 मुगल सूबों में चौथ और सरदेशमुखी ये भी सही है। मराठों द्वारा तो ये तो 100% सही है। तो इस तरह आप देखते हैं कि
1, 2 और 3 तीनों आंसर इसकी बिल्कुल सही आपको माने जाएंगे। निम्न में से किस संधि द्वारा पेशवा मराठा राज्य का वास्तविक मुखिया बन गए? तो ये आपको संगोला की संधि थी। ये उनसे संगोला की संधि के तहत ही आपको जो थे ये वास्तविक मुखिया बन जाते हैं। सारे राजा राम द्वितीय और आपको जो है कि पेशवा बाजीराव के बीच यह संधि संपन्न हुई थी और इसी संधि के तहत आपको संगौले की संधि के तहत सारी सत्ता जो थी ये किसके हाथ में चली आई? तो सारी सत्ता आपको जो है पेशवाओं के हाथ में चली आती है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का वह पहला भौगोलिक क्षेत्र जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का स्थान मिला। तो उत्तर भारत का पूछ रहा है, ठीक ना। तो उत्तर भारत का वह पहला क्षेत्र कौन रहता है? तो मालवा रहता है और मालवा पहला स्थान था जहां मराठों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। मराठों के द्वारा यहां आधिपत्य स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठे, ये तो हो गया। नेक्स्ट आइए, कथन 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज संघ बन गया था। ये आपको बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। साहू जी के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी, ये बात भी सही है, लेकिन चूंकि सारी सत्ता शक्ति जो थे वो पेशवाओं में निहित हो जाती है संगौला की संधि के तहत। तो अब क्या है कि ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल ए और आर दोनों से, ए और आर ए की सही व्याख्या है, तो व्याख्या नहीं है। तो इस तरह आपको जो है यही आंसर माना जाएगा। अपने बंदरगाहों और नगरों के शत्रु के आक्रमण से रक्षा के दृष्टि से शिवाजी ने नौसैनिक तैयार की थी। शिवाजी के प्रमुख शत्रु आदिल शाही राज्य और मुगल थे। ये आपको बिल्कुल सही ये भी जवाब है, ठीक ना। ये आपको बिल्कुल सही जवाब माना जाता है। ये शिवाजी और आपको प्रमुख थे, तो ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है परंतु आर गलत है, या आपको ये गलत है और आर सही है। अच्छा, अपने बंदरगाहों और नगरों के शत्रु से के आक्रमण से रक्षा की दृष्टि से शिवाजी ने, ये सही बात है, शिवाजी ने बनाया था। शिवाजी के प्रमुख शत्रु आदिल शाही राज्य और मुगल थे, ये भी सही है, लेकिन आपको आंसर नंबर 2 जो है ये इसका सही जवाब होगा। देखो क्यों इसका सही जवाब होगा, तो मुगल से युद्ध करने के लिए शिवाजी जल सेना नहीं बनाए थे, ठीक ना। ये आपको किससे लड़ने के लिए, तो अपनी जल शक्ति का विस्तार करने के लिए शिवाजी ने जल सेना बनाई थी, ये सच बात है। नेक्स्ट देखिए आगे आपको ये एक प्रश्न था जिसमें मैंने आपको, मेरे दिमाग में अभी चल रहा था कि साहू जी के उत्तराधिकारी के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी, ये बात भी बिल्कुल सही था, ठीक ना। तो चूँकि सोचते सोचते मेरे मन में चलने लगा कि क्या सही है,
एक बार फिर से देखता है 1750 में शिवाजी, ये बिल्कुल सही है। और आपको जो है शाहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी, ये सही बात है। और ये आर के सही व्याख्या भी कर रहा है, कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। थोड़ा आप सब भी इस प्रश्न को देखिएगा, ठीक ना, और समझिएगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग में अभी चल रहा था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। आप सब भी देखिएगा, ये बिल्कुल सही है। शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उसकी सफलता सुनिश्चित की। वो आपको कौन से थे? तो आपको हिंदू पद पातशाही या हिंदू राजाओं का समर्थन या छापामार युद्ध प्रणाली या संगठित आपको जो है के युद्ध प्रणाली। तो इसमें दोनों के बीच कह सकते हैं जो उभयनिष्ठ गुण थे, ये सब के सब गुण दोनों के बीच उभयनिष्ठ थे। लेकिन पूछ रहा है कि जिसने हिंदुओं में उनकी सफलता, युद्धों में उसकी सफलता निश्चित की, तो युद्धों में उसकी सफलता निश्चित करने का कारण छापामार युद्ध प्रणाली थी। जबकि ये चारों गुण जो थे शिवाजी और बाजीराव के बीच ये गुण मिलते थे, इसीलिए बाजीराव प्रथम को क्या कहा गया है? तो इसे द्वितीय मराठा साम्राज्य का संस्थापक, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। और शिवाजी क्या थे? तो शिवाजी आपको प्रथम संस्थापक मराठा साम्राज्य के माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी ने अधिकतर मलिक अंबर द्वारा स्थापित भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया। तो मलिक अंबर जो था ये आपको बहुत बड़ा बीजापुर के दरबार में था और ये बहुत बड़ा आपको जो था भू राजस्व प्रणाली का ज्ञाता व्यक्ति था, ये सही है। शिवाजी वह राजस्व वसूली को छोटे छोटे जिलों के बिचौलिए अधिकारी के माध्यम से प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। तो भाई इसमें आपको जो है कि इस प्रश्न का भी व्याख्या बड़ा कठिन बताया जा सकता है, ये आपको बिल्कुल सही है। शिवाजी के अधिकार मलिक अंबर द्वारा स्थापित भू राजस्व, ये सही बात है, ठीक ना। वह राजस्व वसूली को छोटे जिलों के बिचौलिए अधिकारों के माध्यम से प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, ये भी सही है, ठीक ना, ये भी आपको सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या सही करता है। नहीं भैया, व्याख्या सही नहीं करता। ए आपको आंसर, ये आयोग के पूछे हुए प्रश्न है, ए आयोग में आए हुए प्रश्न है और इन प्रश्नों को आप जरूर से, चूंकि कारण और कथन आयोग में आजकल बहुत ज़्यादा दे रहा है। आप देख रहे अभी UPPCS का पेपर हुआ, उसमें भी आपको कारण और कथन बहुत ढेर सारा और दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वह मराठा सरदार कौन था जिसने लाहौर पर अधिकार कर लिया और थोड़े समय के लिए पंजाब में को मराठा आधिपत्य में ले लिया था? ये आपको कौन सा था? तब आप जवाब देंगे रघुनाथ राव। कौन? रघुनाथ राव जो थे ये ही मराठा सरदार थे जिसने आपको जो है कि पंजाब पर भी थोड़े समय के लिए शासन अपना स्थापित कर लिए थे और लाहौर पर भी इनका अधिकार स्थापित हो गया था। नेक्स्ट, अच्छा मिलान करना है। मिलान करने के लिए चौथ सरदेशमुखी, चौथ का मतलब चौथा भाग, ये सरदेशमुखी का मतलब देशमुख माने 10वां भाग, ये आप मिला लो। अब मोक्ष क्या हुआ करता था? तो मोक्ष आपको जो है ये आपको क्या हुआ करता था? तो मोक्ष किसे कहते थे?
तो सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले में दिया गया भूमि जो था ये मोक्ष कहलाता था। और कुर्जापत्ति क्या थे? तो आर्थिक संकट के समय करदाता के 1 साल के आय के बराबर का अधिभार जो था वह कर्जापत्ति कहलाते थे। तो इस तरह देखेंगे तो 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी ऑप्शन संख्या 1 जो है ये बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का निर्णय लिया था आय का साधन बढ़ाने हेतु या अपना भूभाग बढ़ाने हेतु या राजनीतिक प्रभाव के सुदृढ़ करने हेतु या मुस्लिम शासकों के विरोध के कारण। तो इसमें ये तीनों तो बड़ा ही नियरेस्ट आंसर आपको प्रतीत हो रहे होंगे, ठीक ना। चूंकि भाई चौथ और सरदेशमुखी आएगा 1/4 भाग और 1/10वां भाग, ये चौथ किससे लेते थे? तो चौथ उनको लेते थे जो कि इनके पड़ोस में रहते थे। 10 देशमुखी अपने राज्य के अंदर के लोगों से लेते थे। ये बातें हुई। अब देखो यहाँ पर कौन सी बातें हुई, तो आइए देखते हैं। ये आपको ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अपने राजनीतिक प्रभाव के सुदृढ़ करने के लिए वो इस तरह के कर को लिया करते थे। चौथ और सरदेशमुखी। मराठा तोपखाने का प्रमुख व्यवस्थापक कौन था? तो मराठे तोपखाने का प्रमुख व्यवस्थापक इब्राहिम खां गर्दी या इब्राहिम शाह गर्दी जो था यही था। और ये आपको पानीपत के 3rd युद्ध में जो कि 1761 ईस्वी में हुआ, किसके बीच हुआ था? आपको मराठों और अब्दाली के बीच, जिसमें यह विजयी हुआ और मराठे पराजित हुए। किसी इतिहासकार ने यह बात सच ही कहा था कि इस युद्ध ने यह निश्चय कर दिया, यह निश्चय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह युद्ध ने यह निश्चय किया कि अब मराठे भारत पर शासन नहीं करेंगे। इस युद्ध के जो वास्तविक नेतृत्व था वो किसके हाथों में था? तो सदाशिव भाऊ राव के अधीन था, ठीक ना। यही वास्तविक नेतृत्व कर रहा था। आपको जो है कि इसमें पराजित हो जाता है और ये जो था ये तोपची के रूप में काम करता है, तोपची के रूप में चलिए नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? ये आपको जो थे रघुजी भोसले, त्र्यंबक राव गभाड़े, राणोजी सिंधिया या मल्हार राव होलकर। तो रघुजी भोसले ये कोई और नहीं बल्कि रघुजी भोसले ही थे जिन्होंने आपको अलीवर्दी खां जो कि बंगाल का सूबेदार था या बंगाल का नवाब था, अलीवर्दी खां से इन्होंने राजस्व प्राप्त किया था। निम्न में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार दिया? तो आपको ये कोई और नहीं, हेनरी ऑक्सीडेन जो था यही आपको था जो कि शिवाजी के दरबार में उपस्थित हुआ था
और राजस्व भी वसूल उपहार भी इसे शिवाजी को भेंट किया था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों से सालमेट नहीं भाई, सालसेट और भसेन मराठों ने चिमना जी के नेतृत्व में कब जीता था? आपको ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन आप जवाब दे सकते हो। और ये 1695 में नहीं, बिल्कुल नहीं, 1713 में तो अंग्रेजों की स्थिति, मराठों की स्थिति बड़ा नाजुक नहीं थी, ठीक ठाक थी। अभी 1739 में चिमना जी के नेतृत्व में आपको जो है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, ये देख लीजिएगा 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट, शिवाजी के अष्टप्रधानों में से 2 को छेड़कर बाकी सभी को युद्धों में हिस्सा लेना होता था। ये आपको 2 कौन थे, यानी जो अष्टप्रधान थे, इन अष्टप्रधानों में 2 को छोड़कर सभी युद्ध में हिस्सा लेते थे। तो युद्ध में हिस्सा पेशवा तो लेगा ही, अमात्य भी लेगा, सचिव भी लेगा। अब 2 कौन कौन से बचे? तो एक न्यायाधीश तो युद्ध में नहीं जाएगा, पंडित राव भी आपको युद्ध में नहीं जाता था। पंडित राव आपको क्या करता था? तो ये इसका धार्मिक कार्य का देख रेख करना पंडित राव का ही प्रमुख कार्य होता था। तो इस तरह 3 और 4 ये आपको 2 ऐसे व्यक्ति थे जो युद्ध में भाग नहीं लिया करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के सम्राट की ओर से सैयद बंधु से स्वराज का फरमान प्राप्त किया था। सही। बालाजी बाजीराव ने भसेन पर अधिकार करने के प्रयोजन में पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान आपको किया था। ये आपको जो है, तो इस प्रश्न में आपको जो देख रहा है कि बाजीराव प्रथम दिल्ली के सम्राट की ओर से सैयद बंधुओं से, तो दिल्ली के सम्राट की ओर से कहा, वो तो चुपके से सैयद बंधुओं से किया था। बालाजी विश्वनाथ ने बसेन के संधि या बसेन पर अधिकार करने की, तो ये भी आपको गलत है। तो इस तरह 1 और 2 ये दोनों आपको आंसर गलत है। नेक्स्ट देखिए, आराम शाह के ने महाराष्ट्र में अपनी अनुपस्थिति के दौरान साहू से नर्मदा क्षेत्र का नियंत्रण संभालने की प्रार्थना की। दूसरा, यह अनुभव किया गया कि उस क्षेत्र में साहू की स्थिति ताराबाई को लेकर कमजोर करेगी, अतः आजम शाह के अनुपस्थिति के दौरान मुगल अधिकार क्षेत्रों की सुरक्षा करेंगे। ये आपको जो है कि ये आपको देखने लायक प्रश्न है। बड़ा कथन कारण बहुत फंसाता है, और मराठा से कथन कारण बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। आजम शाह ने महाराष्ट्र में अपनी अनुपस्थिति के दौरान साहू के नर्मदा क्षेत्र पर, नहीं भाई, ये आपको संभालने के लिए नहीं कहता है। यह अनुभव किया गया कि उस क्षेत्र में साहू की स्थिति ताराबाई को कमजोर करेगी तथा आजम की अनुपस्थिति के दौरान मुगल अधिकार क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। तो ये बात आपको सही है, ए गलत है, परंतु आर सही है। तो इस तरह आपको इसका चौथा आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएंगी। ये आपको किसी और के द्वारा नहीं बल्कि बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। किससे कहा था तब बताइएगा। साहू जी से कहा था, साहू जी। साहू जी से ये आपको उन्होंने कहा था। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायकों के हाथों में चली गई थी, जिसका नाम क्या था? असाधारण योग्यता, जिसके पास बहुत अधिक योग्यता आपको थे, वह कौन था? वो आपको जो है मराठा कान्होजी आंग्रे, कान्होजी आंग्रे, कान्होजी आंग्रे ही थे जिनमें एक असाधारण आपको योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई थी। किसने पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए थे? ये आपको प्रश्न हमेशा, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये वीवीआईपी कर लेना, ठीक ना। वो सब तो आईएएस पीसीएस के प्रश्न कथन और कारण जो थे, चूँकि नॉर्मल प्रश्न बनाता तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कठिन प्रश्न बनाया। और मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर किसके समय में पहुंची थी? तो बालाजी द्वितीय या आपको नाना साहब जिनका नाम मिलता है, इन्हीं के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। अंग्रेज औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी के बढ़ते हुए शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करता है, दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करता है। लेकिन एक बार एक रात आपको जो है, सच बात है 1663 ईस्वी की रात्रि की, और जो था कि शाइस्ता खां शिवाजी के मारने का प्लानिंग कर रहा था। ये सूचना शिवाजी को मिल जाती है और एक रात एकाएक शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया जाता है। रात्रि के समय किसी तरह शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन उसका एक अंगूठा दाहिना कट जाता है और इसमें शाइस्ता खां के पुत्र जो था वह मारा जाता है। और इसके बाद मुगलों के बहुत बेइज्जती भी हुई। अंत में शाइस्ता खां को जो है कि मुगल दरबार में वापस बुला लिया गया और जो है बाद में शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया जाता है। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की संधि स्वीकार की थी? तो ये अंतिम रूप से अंग्रेजों से संधि स्वीकार करने वाले होलकर थे। ये आपको होलकर जो थे, ये सबका आपको स्थान है। होलकर कहाँ के हैं? तो आप जब जाओगे तो आपको इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकरों के द्वारा अंतिम रूप से ये स्वीकार किया जाता है और अंग्रेजों के सामने ये अंतिम जो थे होलकर ही थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। चलिए नेक्स्ट देखिए, पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से
कौन सा दुर्ग शिवाजी के द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जा सका? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। किसके बीच हुई? तो ये आपको शिवाजी और आपको जय सिंह के बीच हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को 23 दुर्ग जो थे वो आपको देने पड़े मुगलों को। साथ ही साथ मुगल दरबार में शिवाजी को उपस्थित होने को भी कहा गया, उपस्थित भी हुए। इसके बाद आपको जो अगली बात है ये है कि शिवाजी अपने पुत्र को मुगल दरबार में भेजेंगे। शिवाजी के द्वारा मुगल दरबार में उनका पुत्र भेजा गया और 5000 का मनसबदार भी नियुक्त किया गया था संभाजी। तो ये आपको प्रमुख बातें थी। लेकिन सभी दुर्ग पर तो अधिकार कर लेते हैं, लेकिन पुरंदर पर शिवाजी के द्वारा अधिकार नहीं हो पाता है। ठीक, सॉरी, पुरंदर पे तो कर ही लेते हैं। बाहुली पर भारतीय गौरव, ये देखिए अभी पीछे भूल ही रहा था, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य ये आपको किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये शिवाजी के लिए अंतिम सूर्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत के तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण आपसे पूछ रहा है कि ये तात्कालिक कारण इसका क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। एक बात, उसने जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ना भैया, वह मुगल प्रशासन को चहार महल के राजस्व का भुगतान करने के लिए दंडित करना चाहता। नहीं, वह दिल्ली की सीमाओं के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़पकर अपने राज्य में, ऐसा उसकी इच्छा ही नहीं थी कि वो भारत पर शासन करे। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को जब दूसरी बार ललकारा जाता था, वो कहता है कि अपना राज्य आपको मुबारक हो, मुझे भारत पर शासन करने का कोई इच्छा नहीं है। और वो आपको पहला कारण वो बदला लेने की दृष्टि से ऐसा काम किया था, चूँकि मराठों के द्वारा लाहौर से उसके वायसराय को भगा दिया गया था। इसी बदले की भावना से उसने ऐसा काम किया था। नेक्स्ट, शिवाजी को निम्नलिखित पत्नियों में से कौन से आपको सती हुई थी? तो सती होने वाली आपको, चूंकि शिवाजी के 8 पत्नियां थी, 8 पत्नियां शिवाजी की रहती हैं, और जिसमें सोयराबाई, कौन? सोयराबाई जो थी सती होने वाली, सोयराबाई थी या सवरबाई थी या पुत्ताबाई थी? तो ये कोई और नहीं, पुत्ताबाई जो थी यही शिवाजी के साथ सती हो गई थी। क्योंकि पुत्ताबाई के एक भी संतान नहीं थी, पुत्ताबाई को कोई भी आपको संतान नहीं थे, ये इनके साथ सती हो गई थी। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में था? तो सदाशिवराव भाऊ के हाथ में था, जबकि विश्वास राव जो था ये सेनापति था। सेनापति कौन था? तो विश्वास राव था। लेकिन वास्तविक सेना का नियंत्रण सदाशिवराव के हाथों में था। और यदि पूछा जाए कि अहमद शाह अब्दाली की सेना में
उधर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अहमद शाह अब्दाली स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहा था। शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये आपको चौथ और सर देशमुखी शिवाजी के आय के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट, सालबाई की संधि के बाद पेशवा कौन बना था? तो सालबाई की संधि के बाद आपको पेशवा बनने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, माधव नारायण राव था। माधव नारायण राव ये बहुत ही योग्य व्यक्ति माना जाता है और इसके असामयिक इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक ना। लेकिन इसने अंग्रेजों के साथ 19 मई और 1782 ईस्वी को 1782 को सालबाई की संधि हुई। क्या हुई? तो सालबाई की संधि किसके बीच? तो माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच, और इसी के तहत आपको माधव नारायण राव जो था ये पेशवा बना। शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था। मैंने पीछे ही बताया कि 1663 ईस्वी में शिवाजी ने आपको जो है शाइस्ता खां को पराजित किया और इस पराजय के उपरांत शाइस्ता खां की काफ़ी बेइज्जती हुई। शाइस्ता खां, और शाइस्ता खां ही बल्कि नहीं बल्कि आपको जो है कि औरंगजेब, खासकर मुगल साम्राज्य की भी बेइज्जती बहुत अधिक हुई थी। मराठा राज्य संघ का को निर्णायक पराजय देने वाला अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में मराठा जो थे ये अंतिम रूप से पराजित होते हैं। कब होते हैं? तब आप बताइएगा कि अंतिम पराजय इनके 1817 ईस्वी में, 17 कहीं कहीं 19 भी देता है, 1817-18 ईस्वी में अंतिम रूप से मराठों का भारत में दमन कर दिया जाता है। और आपको एक मैलकम रहता है, वो आपको मराठा वो जो थे इसको पिंडारियों को मैलकम ने कहा था पिंडारियों को मराठा शिकारी कुत्ता। कुत्ता कहा था, ये मैलकम के द्वारा कहा गया था। शिवाजी के अश्व सेना को कहते थे। शिवाजी के अश्व सेना को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के अश्व सेना को आपको पगा कहा जाता था। पगा जो थे। सर ए नौबत कौन था? तो सर ए नौबत जो था ये मुख्य सेनापति हुआ करता था। मुख्य सेनापति सर ए नौबत हुआ करता था। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में यदि मराठा सेना का संचालन आपसे पूछा जाए तब आप क्या जवाब देंगे? तब आप जवाब देंगे आपको जो है कि किसके द्वारा किया जाता है? तो सदाशिवराव भाऊ के द्वारा आपको मराठा सेना का संचालन किया जाता है। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पदवी किसने प्रदान की थी? तो स्याहू जी के द्वारा प्रदान किया गया था। कब किया गया था? तो आपको 1713 ईस्वी में पेशवा के पद का में
पेशवा के पद का सृजन किया गया। पेशवा के पद का सृजन किया गया। और जो था इसी समय आप एक और बना सकते हैं, सृजन किया गया। ये था कि 1708 ईस्वी में सेना कार्ते के पद का सृजन किया गया। का सृजन किया गया। इस पद का भी सृजन किसके द्वारा किया गया? तो आपको जो था साहू के द्वारा ही किया गया। और बालाजी विश्वनाथ जो थे, बालाजी विश्वनाथ प्रथम सेना कार्ते बनते हैं। सेना कार्ते के पद पर नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या होता था? सर ए नौबत तो आपको ग्राम का मुखिया होता था, या आपको जो था कि पत्र व्यवहार का क्लर्क होता था, या आपको पैदल सेना का अधिकारी होता था। तो पैदल सेना के अधिकारी को ही सर ए नौबत कहा जाता था। तो इस तरह आप सबके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। आप जो है अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। जय हिंद, जय भारत।